भारतीय राजनीति की एक नई प्रतिक्रिया, एक नई चैप्टर, एक नया उदाहरण जिसके लिए हम लोगों ने किसी ने इंतजार नहीं किया था, वो आ चुका है। और वो इसलिए मैं इतने बारीकी से इसके बारे में बात करने वाला हूं क्योंकि जिस राहुल गांधी के बारे में बीजेपी आज से 5 साल पहले या आज से 8 साल पहले कोई वैल्यू ही नहीं देती थी, जिन्हें वोट बैंक कहा गया जाता था, जिनके छवि को खराब करने के लिए लाखों करोड़ों इन्वेस्ट कर दिए गए, आज उसी राहुल गांधी के सेंटर करके, उसी कांग्रेस को अलायंस करके, उसी कांग्रेस को मुद्दा पर रख के देश के गृह मंत्री अमित शाह ने 10 अलग प्रश्नों का एक बहुत बड़ा लिस्ट, एक फहरिस्त जारी कर दिया है जो उनके ऑफिशियल हैंडल से छोड़ दिया गया है। तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो ये अलायंस है, ये बीजेपी को इतना क्यों आंखों में लग रही है? इसके लगने का तो एक बहुत बड़ा कारण है ये कि अब हमें जो सूत्र से खबर मिल रही है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक साथ जुट जाए और पीडीपी की वोट शेयर थोड़ी सी कम जाए, 19-20 का भी अगर फर्क हो, तो ये लोग आसानी से सरकार बना सकते हैं अगर लोकसभा वोट को हम कैलकुलेट करें विधानसभा वोट के साथ। तो और अगर इसी मुद्दे के साथ हम अगर जम्मू में जाएं तो ये बात नहीं है कि जम्मू में बीजेपी की सरजमी एकदम मजबूत है। ये चीज भारत के गृह मंत्री को बहुत ज़्यादा सता रही है और यही कारण है कि उन्होंने एक बार अपना फिर कम्युनल पाकिस्तानी एंगल यहाँ पर फेंक दिया है। क्या है वो पाकिस्तानी एंगल? उन्होंने 10 प्रश्नों में, मैं सारे प्रश्न तो नहीं बोलने वाला लेकिन आपको मेन मुद्दा बोलने वाला हूँ। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को क्या कहा है? उन्होंने पाकिस्तानी कहा है, पाकिस्तान सपोर्टर कहा है। दूसरा चीज़, उन्होंने भारत के, उनके बारे में बोला है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भारत के राष्ट्रीय ध्वज को नहीं मानती है। अगर इसी मुद्दे पर हम चले तो आज से 20 साल पहले तक अगर हम जाए तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक जो बीजेपी की पेरेंट बॉडी है, उन्होंने भी तो देश के नेशनल फ्लैग को नहीं माना था। लेकिन यहाँ पर ये किसी जगह पर नहीं कहा गया है कि फारूक अब्दुल्ला देश के नेशनल फ्लैग को नहीं मानते हैं। और अगर सर्वेज के माने, गोडी मीडिया के सर्वेज से ही माने, तो 370 की वजह से कश्मीर के लोग खुश नहीं हैं। तो इससे एक और बड़ा मुद्दा उठ जाता है जो अमित शाह को बैकफायर करने वाला है। अलग एक और मुद्दा वो है शंकराचार्य पर्वत। उनका कहना है कि शंकराचार्य पर्वत को नाम बदलकर मुस्लिम किसी तीर्थ स्थल का नाम रख देंगे फारूक अब्दुल्ला, जिससे जो चीज़ सीधा सीधा बताता है कि एक बार फिर बीजेपी अपना पोलराइजेशन जो एंगल है उसके साथ जम्मू और कश्मीर के इलेक्शन में उतरने वाली है। साथ साथ उनका कहना है कि 370 का जो मुद्दा है उसे फारूक अब्दुल्ला की पार्टी हटा देने वाली है। वहाँ पर एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा, यानी कि बाबा साहब का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके साथ फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नहीं चलने वाली है नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर वो सिक्योरिटी रीजन्स के लिए घेर रहे हैं। मेरा एक अपना पर्सनल सवाल है जो मैं अपने इस मंच के द्वारा अमित शाह जी से या फिर भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, यह है कि क्या बीजेपी के विरुद्ध में खड़ा होने वाला वो हर आदमी एंटी नेशनल है? आप ममता बनर्जी को बांग्लादेश लवर बोल देते हैं, आप कभी कभी रोहिंग्या लवर बोल देते हैं, कभी कभी आप पंजाब में पाकिस्तान लवर बोल देते हैं, आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को चरणजीत सिंह चन्नी को बोल देते थे। तो क्या हर एंगल से खालिस्तानी हो या जो भी हो, तो क्या हर बीजेपी विरोधी एंटी नेशनल है? ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जन चेतना की वजह से इस देश ने बड़े बड़े नेताओं को खोया है और इस तरीके से ऑपोजिशन लीडर्स को या फिर किसी भी लीडर को टेररिस्ट बोल देना, एंटी नेशनल बोल देना, ये इससे पता है कि भारतीय राजनीति की स्तर बहुत नीचे गिर गई है, बहुत ज्यादा। उन 10 प्रश्नों में भारत के गृह मंत्री ने तो ये बता दिया कि उनका क्या एंगल है, उनका क्या स्टांस है। लेकिन इससे ये पता चलता है कि जब देश में इतनी बड़ी परिस्थिति खराब हो, बंगाल हो चाहे महाराष्ट्र हो, जहां पर इतने सारे रेप इंसिडेंट हो, और वो जिस तरीके से नक्सल के बारे में बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री पोलैंड यात्रा पर है, इससे पता चलता है कि बीजेपी की मिट्टी कुछ खास है, ठीक है नहीं। और वो अब एक्सक्यूजेस चला रहा है क्योंकि हरियाणा में उनका सुपरा साफ होना तय है, महाराष्ट्र में उनकी परिस्थिति बद से बदतर होते जा रही है, झारखंड में भी उनकी परिस्थिति कुछ खास अच्छी नहीं है, और अब तो ताज़ा जम्मू और कश्मीर में उनकी परिस्थिति इतनी खराब लग रही है कि हमें ये लग रहा है कि कहीं बुरी तरीके से उनका अस्तित्व ना संकट में आ जाए। क्योंकि जिस तरीके से 370 की वजह से वहाँ के लोगों को वंचित किया गया था, आज तक यूनियन टेरिटरी को स्टेट्स बनाया गया था लेकिन जम्मू और कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। इस वजह से इस बार का इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला हूँ। आशा करता हूँ मेरा ये रिपोर्ट आपको अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।